आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने शुक्रवार को कहा कि वह वाईएसआरसीपी नेता के शासन के दौरान तिरुपति मंदिर में लड्डू तैयार करने में पशु वसा का इस्तेमाल करने के मौजूदा सीएम चंद्रबाबू नायडू के आरोप के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को एक पत्र लिखेंगे। एएनआई ने रेड्डी के हवाले से कहा, आखिरकार दिन के अंत में मैं खुद प्रधानमंत्री को एक पत्र लिख रहा हूं। मैं भारत के मुख्य न्यायाधीश को भी एक पत्र लिख रहा हूं। मैं उन्हें समझा रहा हूं कि कैसे चंद्रबाबू नायडू ने तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है और ऐसा करने के लिए उनके खिलाफ कार्यवाही क्यों की जानी चाहिए। नायडू ने आरोप लगाया था कि पिछली सरकार के दौरान तिरुपति के लड्डू बनाने के लिए पशु वसा का इस्तेमाल किया गया था। आंध्र प्रदेश के मंत्री नारा लोकेश ने एक वीडियो क्लिप साझा किया जिसमें नायडू को ये कहते हुए देखा गया है कि पहले तिरुपति में श्री वेंकटेश्वर मंदिर में घी के बजाय पवित्र मिठाइयों तिरुपति प्रसादम में पशु वसा का इस्तेमाल किया जाता था। दोनों रिपोर्टों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि एक ऐसा वैल्यू के आधार पर एक विशेष वसा निर्धारित सीमा के भीतर नहीं है और यह दूध वसा नहीं है, यह घी नहीं है, ये वनस्पति तेलों का मिश्रण है। और चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें गौमांस वसा और सुअर वसा है। टीडीपी नेता भारत मुथुकुलमिली ने कहा, 17 मिलियन से अधिक श्रीलंकाई लोगों के पास एक महत्वपूर्ण चुनाव में अपने अगले राष्ट्रपति को चुनने का मौका होगा, जो 2022 में द्वीप राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद होने वाला पहला चुनाव होगा। हर राष्ट्रीय चुनाव में उच्च मतदाता भागीदारी की श्रीलंका के रिकॉर्ड के अनुरूप अच्छे मतदान की उम्मीद है। 2019 में पहले राष्ट्रपति चुनाव में 83.72% मतदान हुआ था। इस चुनाव में कुल 38 उम्मीदवार मैदान में हैं, जो देश में कार्यकारी राष्ट्रपति का चुनाव करने वाला श्रीलंका का 9वां उम्मीदवार है। श्रीलंका के चुनाव आयोग ने कहा कि मतदान सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक द्वीप पर 13,421 मतदान केंद्रों पर होगा। पिछले राष्ट्रपति चुनावों से हटकर जहां 2 मुख्य उम्मीदवार ही चुनाव में हावी रहे थे, श्रीलंका में पहली बार त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, जिसमें मौजूदा राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, विपक्ष के नेता सजीत प्रेमदासा और प्रमुख विपक्षी विधायक अनुरा कुमारा दिसानायके देश के सबसे शक्तिशाली पद के लिए शीर्ष दावेदार बनकर उभरे हैं। श्रीलंका में एक तरजीही मतदान प्रणाली है, जिसके तहत मतदाता मतपत्र पर 3 वरीयताएं अंकित कर सकते हैं। विजेता घोषित होने के लिए उम्मीदवार को 50% से अधिक एक वोट प्राप्त करना होगा। यदि कोई भी उम्मीदवार इस अंक तक नहीं पहुंच पाता है, जो कि 3 तरफा मुकाबले में अधिक संभावना है, तो विजेता का चयन करने के लिए मतों की दूसरी गणना का उपयोग किया जाएगा, जिसमें शीर्ष 2 उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त तरजीही मतों को शामिल किया जाएगा। इस चुनाव में नागरिकों की आर्थिक चिंताएं केंद्र में हैं, इसलिए 3 मुख्य उम्मीदवारों ने आर्थिक सुधार और कठिनाइयों से राहत का वादा किया है। उन्होंने चल रहे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है, जो बाहरी लेनदारों के एक विविध समूह के साथ अपने विदेशी ऋण को पुनर्गठित करने के लिए दिवालिया देश की नीतियों को आकार दे रहा है। 2 साल पहले श्रीलंका में अभूतपूर्व संकट के कारण आवश्यक वस्तुओं की भारी कमी और ईंधन और गैस के लिए लंबी कतारें लग गई थी। हालांकि तब से आपूर्ति बहाल हो गई है। मुद्रास्फीति के कारण बहुत अधिक कीमतों पर और राजकोषीय संकेतकों में सुधार हुआ है, लेकिन कई परिवार दर्दनाक मितव्ययता उपयोगों के बीच गुजारा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सेना ने कहा कि इजरायली लड़ाकू विमानों ने गुरुवार देर रात दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी की, जिसमें सैकड़ों रॉकेट लॉन्चर बैरल को निशाना बनाया गया, जिसमें इजरायली क्षेत्र की और तुरंत फायर करने के लिए इस्तेमाल किया जाना था। इसमें कहा कि दोपहर से लड़ाकू विमानों ने लगभग 1000 बैरल वाले लगभग 100 रॉकेट लॉन्चर को निशाना बनाया। आईडीएफ ने कहा, इजरायल राज्य की रक्षा के लिए हिजबुल्लाह आतंकवादी संगठन के बुनियादी ढांचे और क्षमताओं को कम करने के लिए काम करना जारी रखेगा। लेबनान और हिजबुल्लाह द्वारा इजरायल को जिम्मेदार ठहराए गए सप्ताह की शुरुआत में किए गए हमलों के बाद यह तीव्र बमबारी हुई, जिसमें हिजबुल्लाह के रेडियो और पेजर उड़ा दिए गए, जिसमें लेबनान के 37 लोग मारे गए और लगभग 3000 लोग घायल हो गए। गुरुवार देर रात के ऑपरेशन में इजरायल ने दक्षिणी लेबनान और दर्जनों बम गिराए। 3 लेबनानी सुरक्षा सूत्रों ने कहा, हताहतों की तत्काल कोई रिपोर्ट नहीं थी। इजरायल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने कहा कि इजरायल हिजबुल्लाह के खिलाफ सैन्य कार्यवाही जारी रखेगा। ब्रिटिश विदेश सचिव डेविड लैमी ने एक सप्ताह
तक चले तनाव के बाद इजरायल और लेबनान के हिजबुल्लाह के बीच तत्काल युद्ध विराम का आह्वान किया। अमेरिका ने भी तनाव बढ़ने की आशंका जताई है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने उत्तरी सीमा क्षेत्रों से निकाले गए हजारों निवासियों को उनके घरों में वापस भेजने की कसम खाई। हिजबुल्लाह 7 अक्टूबर के हमलों के बाद हमास के साथ समर्थन दिखाने के लिए ईरान समर्थित हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजरायल में रॉकेट दागना शुरू कर दिया, जिससे कई निवासियों को देश के केंद्र में भागना पड़ा। तब से इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच रोजाना गोलीबारी हो रही है। काम के तनाव और ईवाई कर्मचारी अन्ना सेबेस्टियन की दुखद मौत पर चल रही बहस के बीच ईवाई इंडिया के चेयरमैन राजीव मेमानी ने खेद व्यक्त किया है कि कंपनी से कोई भी अन्ना के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुआ। लिंक्डइन पर एक पोस्ट में मेमनानी ने कहा, मुझे इस बात का वाकई अफसोस है कि हम अन्ना के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाए। यह हमारी संस्कृति से बिल्कुल अलग है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, ऐसा फिर कभी नहीं होगा। ये कहते हुए कि वह सौहार्दपूर्ण कार्यस्थल के लिए प्रतिबद्ध हैं। मेमानी ने कहा, मैं यह पुष्टि करना चाहूँगा कि हमारे लोगों की भलाई मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता है और मैं व्यक्तिगत रूप से इस उद्देश्य का वकालत करूंगा। मैं एक समाजपूर्ण कार्यस्थल को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हूं और जब तक यह उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता, मैं आराम नहीं करूंगा। एक दुखद घटना में पुणे में ईवाई में हाल ही में काम कर रही अन्ना सेबेस्टियन पेराइल ने कथित तौर पर अत्यधिक काम के दबाव के कारण अपनी जान गंवा दी। उनकी मां अनीता ऑक्स्टन ने राजीव मेमानी को एक लंबा पत्र लिखा, जिसमें कंपनी में नई नवेली बेटी पर पड़ने वाला अत्यधिक कार्यभार के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की। ऑक्स्टन ने सुझाव दिया कि अन्ना के आखिरकार काम से जुड़े तनाव के कारण ऐसा क्या। यह पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिससे हंगामा मच गया है। ये कदम दोनों देशों के बीच संबंधों में आई नरमी के संकेतों के बीच उठाया गया है, जब पिछले साल राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने इंडिया आउट अभियान के तहत मालदीव में सत्ता संभाली थी और नई दिल्ली से 3 विमानों के संचालन के लिए देश में तैनात 85 से अधिक सैन्य कर्मियों को वापस बुलाने की मांग की थी। माले में भारतीय उच्चायोग ने एक बयान में कहा था कि भारतीय स्टेट बैंक ने पिछली सदस्यता की परिपक्वता तिथि से 1 वर्ष की अवधि के लिए मालदीव सरकार के $50 मिलियन मूल्य के ट्रेजरी बिलों के सदस्यता ली थी, जो 19 सितंबर 2024 थी। इस साल मई में एसबीआई ने मालदीव सरकार के अनुरोध पर फिर से उसी तंत्र के तहत $50 मिलियन मूल्य के ट्रेजरी बिलों का सदस्य ली थी। बयान में कहा गया है कि यह अंशदान मालदीव सरकार के विशेष अनुरोध पर आपातकालीन वित्तीय सहायता के रूप में किए गए थे। बयान में कहा गया है, भारत ने ज़रूरत के समय मालदीव की सहायता की और टी बिलों की वर्तमान सदस्यता, साथ ही इस साल की शुरुआत में भारत सरकार द्वारा मालदीव के लिए आवश्यक वस्तुओं के निर्यात के लिए विशेष कोटे को 1 और साल तक बढ़ावा का निर्णय लिया। मालदीव की सरकार और लोगों के लिए भारत के निरंतर समर्थन को दर्शाता है। भारतीय पक्ष ने मालदीव को एक प्रमुख समुद्री पड़ोसी और पड़ोसी पहले नीति के तहत एक महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में वर्णित किया। मालदीव के पर्यटन मंत्री अहमद अदीब ने ट्विटर पर एक पोस्ट में $50 मिलियन को राजकोषीय बिलों के रोल ओवर के साथ महत्वपूर्ण बजटीय सहायता बढ़ाने के लिए भारत के प्रति आभार व्यक्त किया। अदीब ने कहा, इससे हमारे देश के बीच गहरे संबंध मजबूत होते हैं और आर्थिक स्थिरता और विकास की दिशा में हमारा मार्ग मजबूत होता है। मालदीव वर्तमान में गंभीर आर्थिक मंदी से जूझ रहा है। इसके राजस्व और विदेशी मुद्रा भंडार कोविड-19 महामारी और रूस यूक्रेन संघर्ष के नतीजों से प्रभावित हुए हैं। इब्राहिम सोलिह ने नेतृत्व वाली पिछली सरकार ने इस मुद्दे से निपटने के लिए निजी ऋणदाताओं और भारत से उधार लिया था और 2023 में मालदीव का कुल कर्ज बढ़कर लगभग $8 बिलियन हो गया। जून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में मोइजू के शामिल होने के बाद माले और नई दिल्ली के बीच संबंधों में सुधार हुआ। आने वाले हफ्तों में मालदीव के नेता के भारत की द्विपक्षीय यात्रा करने की उम्मीद है। मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर ने हाल ही में स्वीकार किया कि मोइजू सरकार के शुरुआती दिनों में द्विपक्षीय संबंधों से खटास आ गई थी, लेकिन दोनों पक्षों ने तब से अपनी गलतफहमियों को सुलझा लिया है।
भरतपुर थाने में सेना के एक अधिकारी की मंगेतर के साथ कथित यौन उत्पीड़न का स्वतः संज्ञान लेते हुए ओडिशा राज्य महिला आयोग ने शुक्रवार को घटना की जांच शुरू कर दी है। एससीबीडब्ल्यू की अध्यक्ष मीनाती बेहरा ने शुक्रवार को खुद भरतपुर थाने का दौरा कर घटना की जानकारी ली। उन्होंने कर्मचारियों से चर्चा की और मामले से संबंधित कुछ दस्तावेज एकत्रित किए। थाने का एक दौरा करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए बेहरा ने कहा, हमने स्वतः संज्ञान लेते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। चूंकि अपराध शाखा ने मामले को अपने हाथ में ले लिया है, इसलिए उन्होंने दस्तावेज ले लिए हैं। इसलिए हमने भरतपुर थाने में उपलब्ध सभी दस्तावेज एकत्र कर लिए हैं। बेहरा ने कहा कि वह पीड़िता के घर जाएंगी और उससे बात करेंगी। उन्होंने कहा कि आयोग आवश्यक दस्तावेज एकत्र करने और जांच अधिकारियों से चर्चा करने के लिए अपराध शाखा के कार्यालय का भी दौरा करेगा। आवश्यक दस्तावेज एकत्र करने के बाद घटना की विस्तृत जांच करने के लिए एक समिति बनाई जाएगी। एससीबीडब्ल्यू की अध्यक्ष ने कहा कि जांच रिपोर्ट डीजीपी के साथ चर्चा करने के अलावा आवश्यक सिफारिशों के साथ सरकार को सौंपी जाएगी। विशेष रूप से राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी घटना का स्वतः संज्ञान लिया है और ओडिशा डीजीपी से कार्यवाही रिपोर्ट मांगी है। पश्चिम बंगाल में तैनात एक सैन्य अधिकारी और उनकी मंगेतर ने रविवार की सुबह भरतपुर पुलिस स्टेशन से रोड रेज की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें कुछ स्थानीय युवकों द्वारा कथित रूप से उन्हें परेशान किया गया था। ओडिशा पुलिस ने सैन्य अधिकारी और उनकी मंगेतर के साथ मारपीट के मामले में 5 कर्मियों को निलंबित किया। पुलिस स्टेशन पर एफआईआर दर्ज करने को लेकर दोनों का कर्मियों के साथ झगड़ा हुआ। पुलिस के साथ कथित रूप से दुर्व्यवहार करने के आरोप में भुवनेश्वर में गिरफ्तार की गई महिला ने दावा किया कि हिरासत में लिए जाने के बाद उसका यौन उत्पीड़न किया गया। उसे उच्च न्यायालय द्वारा दी गई जमानत पर रिहा कर दिया गया था। लेबनान का हिज़्बुल्लाह अपने सदस्यों को इस सप्ताह हजारों पेजर विस्फोटों से कुछ घंटे पहले ही नए गोल्ड अपोलो ब्रांडेड पेजर सौंप रहा था। 2 सुरक्षा सूत्रों ने कहा, यह दर्शाता है कि समूह को भरोसा था कि खतरे की पहचान करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक किट की निरंतर जांच के बावजूद उपकरण सुरक्षित हैं। एक सूत्र ने कहा कि ईरान समर्थित मिलिशिया के एक सदस्य को सोमवार को एक नया पेजर मिला जो अगले दिन विस्फोट हो गया, जबकि यह अभी भी अपने बॉक्स में था। दूसरे सूत्र ने कहा कि कुछ दिन पहले एक वरिष्ठ सदस्य को दिया गया पेजर विस्फोट होने से एक अधीनस्थ घायल हो गया। एक स्पष्ट रूप से समन्वित हमले में गोल्ड अपोलो ब्रांडेड उपकरणों ने मंगलवार को हिज़्बुल्लाह के गढ़ दक्षिण लेबनान बैरूत के उपनगरों और पूर्व बेका घाटी में विस्फोट किया। जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले में सीमा सुरक्षा बल की एक बस के पहाड़ी सड़क से फिसलकर खाई में गिर जाने से 3 जवानों की मौत हो गई और 32 अन्य घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि बस चुनाव ड्यूटी में लगी थी और इसमें कुल 35 बीएसएफ जवान सवार थे जब यह मध्य कश्मीर के ब्रेल वाटर हेल इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हुई। घायल में से 6 की हालत गंभीर है और उन्हें तत्काल चिकित्सा के लिए नज़दीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। भाजपा की परिवर्तन रैली पर झारखंड के मंत्री और कांग्रेस नेता बन्ना गुप्ता कहते हैं, जब मंजिल करीब थी तो पैर फिसल गए, जब दूर हैं तो मेहनत कर रहे हैं। जब कोविड के दौरान लोगों की सेवा पर उनका दिल जीतना था तो भाजपा के लोग डरकर छिप गए। मुट्ठी में जो रेत थी वो फिसल रही है। केंद्रीय मंत्री और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा, जिले में औद्योगिक मॉडल टाउनशिप की बहुत संभावनाएं हैं और इसे 50 एकड़ से 1000 एकड़ क्षेत्र में स्थापित किया जा सकता है। मानेसर और रोहतक में पहले से ही आईएमटी मौजूद है तथा निवेशकों की सुविधा के लिए और भी विकसित किए जाएंगे। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने कहा, आज मैंने गोकुलपुर इलाके का दौरा किया और मैंने देखा कि यहाँ सड़कें नहीं हैं, नालियाँ ओवरफ्लो हो रही हैं और लोगों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि वे इस अमानवीय स्थिति में रह रहे हैं। मैंने कल से काम शुरू करने का निर्देश दिया है। मैं 2 से 3 महीनों में इस जगह को बेहतर बनाने की कोशिश करूंगा। भले ही हाल ही में बारिश नहीं हुई है, फिर भी यह जगह नरक जैसी लगती है, लेकिन मैं इस जगह को बेहतर बनाने के लिए 2 से 3 महीने तक स्थिति की निगरानी करूंगा। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का कहना है, असम के लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण क्षण में बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय की नोडल एजेंसी भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने एक विशाल ओवर डायमेंशनल कार्गो का एक वैक्यूम टावर को सफलतापूर्वक रवाना किया जो नुमालीगढ़ रिफाइनरी की ओर बढ़ रहा था। ओडिसी
को इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट के माध्यम से कोलकाता से एमवी टाइल्स वैक्स पोत द्वारा लाया गया था और इसे अपने विस्तार परियोजना के लिए एनआरएल की ओर से भेजा जा रहा है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सावर कुंडला में रेलवे ओवरब्रिज के भूमि पूजन और हरी झंडी दिखाने तथा लीलिया ग्राम पंचायत कार्यालय की जेंटिंग मशीन के उद्घाटन में भाग लिया। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव कहते हैं, ये पहली बार नहीं है कि मैं कन्नौज मेडिकल कॉलेज के बारे में बात कर रहा हूँ। जब भी कन्नौज गया हूँ मैं इसके बारे में बात करता हूँ। मुझे लगता है कि सरकार और भाजपा के लोग बहरे हैं, वे कुछ भी नहीं सुनते। मुझे लगता है कि वे अंधे भी हो गए हैं। आम लोग इलाज के लिए जाते हैं, समाजवादी पार्टी के लोग नहीं। वे कोई सेवा देने के लिए विफल रहे हैं। उन्होंने कन्नौज के विकास को धीमा कर दिया है क्योंकि वे इस जगह से दुश्मनी रखते हैं।